जी अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल और तमाम दोस्तों को वेलकम अगेन। सरदार जी कैसे हैं आप? खैरियत से? बस जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਰਵਸਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਅੱਜ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ देख रहे ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो शुरू करो सरदार जी। पहले तो ये तमाम लोगों को बताते चलें कि आज हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के ऊपर इसको लेके चलेंगे, यानी कि इसमें हम जो है उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी ख़ास तौर पर, क्योंकि हमें कमेंट्स में और इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि सरदार साहब जो हैं वो पंजाबी में बात करें ताकि अवाम जो है वो आपके मुँह से एक ज़बरदस्त किस्म का तज़िया जो है बग़ैर रुके सुनना चाहती है। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो 1999 का एक इंटरेस्टिंग क्रिकेट का इवेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जिसमें एक हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी और ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई थी और इसमें क्रिकेट बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से खेली गई। और जैसे कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमेशा कोई ना कोई स्टार बनता है और इसी तरह से इंटरेस्टिंगली किसी न किसी का करियर भी ख़राब होता है। बट इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स मिले, वहाँ पे क्रिकेट जो है वो ओवरऑल बड़ी शानदार खेली गई। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपका क्या ख्याल है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 99 ਦਸੰਬਰ ਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੋਰ ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਫਲੈਟ ਸਕਰੀਨ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी। मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। टॉपिक से आपको अपनी खुशगवार जो यादें हैं बचपन की वो वापस आ गई। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट मैच टुडे। आज हमें पहले टेस्ट के बारे में बात करना चाहिए, चेन्नई टेस्ट, जो कि बड़ा ही मशहूर है। और इस टेस्ट में हर इनिंग जो है, इनफैक्ट हर सेशन जो था वो एक से बढ़कर एक था और हर इनिंग जो थी उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कौन सी टीम जो है ये जीतने जा रही है। तो फर्स्ट टेस्ट में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई और पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग खेली तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने 238 स्कोर किया था। और इस 238, अच्छा आज के दौर में जहां टीमें 5-5, 600 स्कोर बड़े कैजुअली कर रही हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में 238 स्कोर एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको ये पता होना चाहिए जो क्रिकेट लवर्स हैं या इवन जो नए देखने वाले भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक एक रन जो होता है वो इंतहाई हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर होता है। तो ये जो 238 था ये एक बहुत बड़ा यानी कि स्कोर था और इस स्कोर में हमें मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप था। सरदार जी आपको याद है पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप था वो एक बड़ा ही सॉलिड किस्म का ओपनिंग स्टैंस भी था, मिडिल ऑर्डर भी शानदार था, लोअर मिडिल ऑर्डर भी शानदार था और इवन बॉलर्स भी कंट्रीब्यूट करते थे। बिल्कुल सही कहा तुसी अजहर भाई। पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त सी। लेट 90s जो पाकिस्तान की टीम सी मेरे ख्याल चो कभी भी रेप्लीकेट नहीं दोबारा हुई। बैटिंग ऑर्डर च फिर भी इंडिया ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸਾਰੇ ਡਰੈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ। ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, वकार यूनिस इक्वली इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। सकलेन मुश्ताक वर्गा वधिया ऑफ स्पिनर दुनिया च नहीं कभी पैदा होया अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। बिल्कुल सच बात है। मुरलीधरन नु छाड़ के आप देखें ते बहुत जबरदस्त टीम सी। हां जी बोलिए आप देखें कि फर्स्ट इनिंग में हमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के इवेंट्स मिलते हैं। हमें जो शाहिद अफरीदी मतलब जो कि अपने तेज बैटिंग की वजह से मशहूर थे, वी ऑल नो कि उनको बहुत ही यानी काफ़ी अरसे तक उनको टेस्ट नहीं खिलाया गया था और इस दौरे पे उनकी सिलेक्शन की गई।
तो शायद अफरीदी के लिए एक बहुत प्रेशर सिचुएशन थी और पहली इनिंग में वो कोई स्कोर नहीं कर सके थे, आउट हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि सईद अनवर आउट हुए, उनका एलबीडब्ल्यू, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि वो एलबीडब्ल्यू थे या नहीं थे, क्योंकि वो बॉल को छोड़ रहे थे। और आप इसको देख भी सकते हैं मेरे ख्याल में स्क्रीन पे कि इसमें बॉल बाहर की तरफ जा रही है, बट वो एक आउट स्विंग, एक डिलीवरी थी जवागल श्रीनाथ की, बट अंपायर प्रेशर सिचुएशन में जिस तरह के फैसले करते हैं और हमें पूरे टेस्ट मैच में नजर आते हैं। बट और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने एक शेकी स्टार्ट लिया था और फिर मिडिल ऑर्डर में आके मोहम्मद यूसुफ और मोइन खान की पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें दोनों ने 50 स्कोर की थी। और इसके फर्स्ट इनिंग में एक बड़ा ज़बरदस्त हमें मुकाबला मिलता है और सचिन तेंदुलकर ने आके जब मोहम्मद यूसुफ को आउट किया था तो उससे वो पार्टनरशिप टूटी थी। और फिर इस इनिंग की और ख़ास बात जो थी वो कुंबले की 6 विकेटें थी जो कि उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से की, और वसीम अकरम के 38 स्कोर थे जो कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बैटिंग करके एक कैप्टन नॉक भी की, और लोअर मिडल ऑर्डर में आके उन्होंने अपनी टीम को बड़ा ही संभाला और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इंडिया की भी एक बॉलिंग लाइन जो थी वो बड़ी शानदार थी। श्रीनाथ हमें बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, प्रसाद बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, इवन स्पिन का डिपार्टमेंट देखें तो कुंबले अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में थे और जोशी उनको बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। जी सरदार जी, फर्स्ट इनिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? ਆਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਚਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਨਿੰਗ ਸੀ, ਸਿਰਫ 38 ਰਨਸ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਇਨਿੰਗ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 200 ਰਨ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਬਰੇਵ ਡਿਸੀਜਨ, ਪਰ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ is one of the best captains in the world। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰਸਟ ਇਨਿੰਗ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰਸਟ ਇਨਿੰਗ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। 67 पे पहली बिल्कुल सही कहा ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 73 ਦੇ 3 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ इंडिया ने मोमेंटम मुझे आज तक समझ में नहीं आती सचिन तेंदुलकर ने वो जो जिस तरह की शॉट खेली थी, और सकलैन जो था, क्योंकि सकलैन को आपको याद होगा सरदार साहब कि सकलैन मुश्ताक दूसरा जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था दुनियाई क्रिकेट में। अब उन्होंने जब दूसरा फेंका था और सचिन तेंदुलकर, अनलाइक सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जो शॉट खेली, लीडिंग एज हुआ और वो जो कैच हुआ था, आई कुड क्लियरली सी अ रिमोर्स ऑन द फेस ऑफ सचिन तेंदुलकर कि वो बहुत ज्यादा पछता रहे थे कि उन्होंने इतने साल के बाद पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच हो रहा था और इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के। और इवन कमेंट्री बॉक्स में मुझे याद है कि माइकल होल्डिंग जो थे वो खुद भी बड़े हैरान बैठे हुए थे कि ये किस किस्म की शॉट खेली है और सिफर पे आउट होके जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर इंडिया जो था वो 73 हुआ। आई थिंक सचिन उਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੋਲਰ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਵਰ। ਤੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਸੇਮ ਅਪਰੋਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਅਨਸੈਟਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸ਼ੈਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਅਗੇਂਸਟ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈ, ਜੇ ਉਹੀ ਬਾਲ ਮਿਡਲ ਚ ਲਾ ਕੇ ਛੱਕਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਟ ਆ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾ। आई थिंक इंडिया ने काफी मोमेंटम और आप देखते हैं कि इक्वली बैड सिलेक्शन थी राहुल द्रविड़ की भी, जो एलबी हुए उन्होंने बॉल छोड़ा था और वो फ्लोट बिल्कुल ही सीधी जो बॉल वो रीड नहीं कर सके, क्योंकि उस वक्त सकलैन मुश्ताक अपने ओवर में कम से कम 3 डिफरेंट डिलीवरीज जो थे वो ट्राई कर रहे थे। सेम पैटर्न पे नैन मुंगिया भी आउट हुए, उन्होंने भी इसी तरह से बाहर निकल के उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की और सकलैन ने दूसरा उसको मारा और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो स्टंप आउट हो गया। और फिर हम देखते हैं कि मतलब एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हुई। 165 या 165 170 के दरमियान इंडिया का स्कोर था और उसके 6 आउट हो चुके थे। और फिर अगेन हम देखते हैं कि कुंबले भी तकरीबन मिले जुले पैटर्न के ऊपर उस तरह से आउट होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि गांगुली की जो इनिंग थी, जो वहाँ पे ठहरे हुए थे मिडिल ऑर्डर पे, आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप के डेप्थ आप चेक करें कि आपको ओपनिंग स्टैंड पे एक तरफ वीवीएक्स लक्ष्मण मिलते हैं जो कि एक वॉल की तरह ठहरे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आप उनको किसी तरीके से आउट करें तो आपको नीचे राहुल द्रविड़ मिलते हैं, जिनको आउट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनसे अगर आप निजात लेते हैं तो फिर आपके पास सचिन तेंदुलकर हैं, मतलब मेरे नहीं ख्याल कि उनसे बड़ा बैट्समैन शायद अभी तक आया है या आ सकेगा। और वो सब चीज़ें करने के बाद जब आप नीचे जाते हैं तो फिर आपको गंगोली मिलते हैं, और फिर गंगोली जो हैं वो अपनी बेस्ट फॉर्म में मौजूद थे और वो ठीक ठाक चौके और छक्के भी लगा रहे थे।
बिल्कुल, इंडिया की बैटिंग लाइनअप फॉर्मिडेबल थी उस टाइम पे, और इंडिया की टीम हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी थी। और मैं उर्दू पे स्विच कर दिया, थैंक्स टू यू। ਉਦੋਂ ABC ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਚ ਤੋੜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਊਡ ਦੀ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਾਰਮਿਡੇਬਲ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਲੀਡ, ਤੇ ਪਰ they needed to build a better lead, क्योंकि बैटिंग फोर्थ ऑन चेन्नई पिच बहुत मुश्किल है जे तुसी टारगेट चेस कर रहे। सही बात है। और इसकी एक और भी इंटरेस्टिंग चीज थी, आफरीदी अगेन मैं कहूंगा कि आफरीदी जो कि एज ए बैट्समैन ज्यादा मशहूर थे और एग्रेसिव अपनी बैट्समैनशिप की वजह से लास्ट 3 आउट जो थे वो इन्होंने किए थे, और गंगोली को भी आउट जो था आफरीदी ने किया और आखिरी 3 विकेट लेके फिर इंडिया को कंटेन किया था। अदरवाइज जब 228 के ऊपर 7 आउट थे, ऐसे लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो ना सिर्फ ये टारगेट भी अचीव करके उसके बाद एक बड़ी लीड देगा पाकिस्तान को, बट लकीली फॉर पाकिस्तान को सिर्फ 16 रन की मतलब एक इंडिया ने मतलब एक ट्रेल थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग जब शुरू की तो वो बड़ा शेकी स्टार्ट था। मतलब हमें याद है कि सईद अनवर का एक बहुत बड़े बैट्समैन है, बट उनका स्टार्ट हमेशा शेकी ही होता था, और दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही हुआ कि 6 रन्स पे अगेन वो आउट हो गए, और फिर दूसरे भी हमारे बैट्समैन जो थे वो भी आउट हो गए। बट ये इनिंग जो है वो यादगार रहेगी शायद आफरीदी की, जो एक शानदार सेंचुरी थी जो उन्होंने 141 स्कोर किया और तमाम लोगों को चौंका दिया था। बट इस इनिंग की जो खास बात थी वो थी आफरीदी और इंजमामुल हक की जो पार्टनरशिप थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है सरदार जी। वो मैं आपको बताता हूँ कि तमाम लोग जो थे वो इस चीज़ के ऊपर मतलब अफरीदी की फायर पावर को देखना चाहते थे। और अगर आप उस इनिंग को गौर से देखें, जब इंजमामुल हक क्रीज पे आए और उन्होंने 50 स्कोर किया, उस 50 स्कोर में उन्होंने 10 चौके मारे, और अफरीदी भी जो मैं देख सकता था कि वो भी हैरान थे कि किस हद तक उनकी पावर हिटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की थी इंजमामुल हक की, और उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप की इनके साथ और अपनी टीम को आगे तक पहुंचाया। बट अनफॉर्चुनेटली 140 के ऊपर के मजमूई स्कोर के ऊपर वो आउट हुए थे। तो इस इनिंग में जो सेकंड इनिंग है ये आगे चलती है तो मोहम्मद यूसुफ उसको कंटेन नहीं कर सके, लेकिन शायद अफरीदी इसमें चलते रह गए, कंट्रीब्यूट करते रह गए, और फिर सलीम मलिक के साथ उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की थी मिलके, और सलीम मलिक ने अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए अफरीदी को संभाल के आगे चलाया। और हम ड्रेसिंग रूम में देख सकते थे कि जो जावेद मियादाद पाकिस्तान के कोच थे वो दूर से इशारे कर रहे थे इनको कि संभल के खेलें, बट एनी हाउ वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन सरदार साहब, इस जहां अफरीदी का 141 इंटरेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट स्कोर था, इस सेकंड इनिंग की जो मैं समझता हूँ हाईलाइट थी वो इस सेंचुरी के अलावा प्रसाद का जो स्पेल था वो था, जिसमें उन्होंने एक शानदार किस्म का स्पेल किया और अपनी टीम के लिए 4 उन्होंने विकेटें ली, तकरीबन कोई 5 या 6 स्कोर देके। तो वो कमेंट्री बॉक्स में भी लोग ये कह रहे थे कि जब उन्होंने पाकिस्तान की टीम को 270 का टारगेट देते हुए जब आउट किया, आखिरी जो 4 आउट थे उन्होंने 5 या 6 स्कोर पे आउट किए थे, तो कमेंट्री बॉक्स में ये लोग कह रहे थे कि ये जो बॉल है वो इनको हमेशा अपने पास एज सोवेनियर रखनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट स्पेल था जिसमें उन्होंने 6 आउट किए। बहुत बढ़िया एनालिसिस कीता अजहर भाई। दूसरी इनिंग जो थी उस पे मेरे जी प्लीज कुछ कह रहे थे आप। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ 141 ਰਨਸ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਆਫ 73, ਤੇ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ 68.9, ਆਲਮੋਸਟ 70। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਡੇ ਮੈਚ 70 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਰ ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਨਿੰਗਸ ਐਵਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵਨ ਡੇ ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਆ। ਆਫਟਰ ਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਹਰੁਦੀਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਓਵਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਅਜ਼ਹਰੁਦੀਨ ਨੇ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਫਰੀਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੰਬਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ 6 ਵਿਕਟ ਲਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੁੰਬਲੇ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੈਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾयद स्कोर कार्ड थोड़ा डिफरेंट ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल, ये जो सेकंड इनिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, 271 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। 4th ਡੇ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੋ। ਸਚਿਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਚਿਨ 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 ਸਚਿਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ 90s ਜਿਹੜੇ 90s ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 90% ਮੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਪਸ ਸਚਿਨ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 4th ਡੇ ਦੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰਨ ਸੀ, 2 ਆਊਟ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਕਟਾਂ ਇੰਡੀਆ लूज कर लेंदा। पर सचिन ने उस दिन मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं। सचिन पे प्रेशर इस चीज का भी था कि फर्स्ट इनिंग में वो फेल हुए बुरी तरीके से, 0 पे आउट हुए थे। और दूसरी इनिंग में आपको याद है कि जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया था तो वकारी यूनुस ने 6 पे वैसे इंडिया के 2 आउट कर दिए थे और वो एक हाई प्रेशर सिचुएशन में आए सचिन, और सचिन को पहली ही बॉल पे उन्होंने बाउंसर मारा था और उन्होंने सर्वाइव किया और उन्होंने मुड़ के बॉलर की तरफ नहीं देखा, नीचे पिच की तरफ देख रहे थे। और अगर आप उसका वीडियो देखते हैं तो यू विल गेट टू नो कि वो क्लियरली ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट कैरिड अवे विद एनी ऑफ दीज हेरोइक थिंग्स और मैं फोकस करूंगा। एंड ही वाज जस्ट टॉकिंग टू हिमसेल्फ कि फोकस फोकस। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटली बहुत डिफिकल्ट इनिंग सी। सचिन ने इस इनिंग ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬॉलर ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਿਨ ਨੇ ਚੋਜ਼ ਟੂ ਇਗਨੋਰ। ਸਚਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸ ਕਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸ ਕਰੀਅਰ। ਸਚਿਨ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਨੋਨ ਲਾਈਕ ਦ ਲਾਈਕਸ ਆਫ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਬੀਨ ਦ ਸ਼ਾਈ ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में this comparison is injustice with the class of Sachin. I don't know. Many people might disagree with what I'm saying, but I think कि सचिन की क्लास एक बिल्कुल डिफरेंट है। उनका किसी से इस तरह कंपैरिजन जो है वो it is injustice to what he has done to the cricket. ਸਰ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਥਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਵ ਅਲੋਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸਚਿਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ एंड मैं तो अपना पूरा सहमत था जो कोई शक नहीं। अच्छा, इस आजकल दे हाँ जी दसो हाँ जी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में उनसे गलती भी हुई। उन्होंने जब 70 का इंडिया का स्कोर था और सचिन मेरे ख्याल में 15-20 पे या 30 पे ठहरे हुए थे तो उन्होंने अगेन जज्बाती होके सकलैन शाह को आगे बढ़ के फिर शॉट मारने की कोशिश किया और स्टंप मिस हुआ मोइन खान से। और वो एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे ख्याल में जो भी उस टाइम लाइव मैच देख रहे होंगे उनके बिल्कुल दिल जो है वो रुक गए होंगे, क्योंकि और इंडिया में डेफिनेटली लोग खुश हुए होंगे बट पाकिस्तान वाज नॉट वेरी इट वाज नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि मोइन खान ने वो एक स्टंप मिस किया था और अगर उस टाइम वो आउट हो जाते तो शायद मैच लिपट जाना। बट डेफिनेटली इस मैच ने एक क्रिकेट की हिस्ट्री का एक डिफरेंट और यादगार मैच होना था तो इसीलिए वो आउट नहीं हुए। और उसके बाद इनका एक शानदार मतलब पार्टनरशिप होती है मुंगिया के साथ और ये चलती है तकरीबन कोई 215 या 216 तक चलती है। जब सचिन ने भी सेंचुरी कर ली थी और इंडिया जो था वो बिल्कुल क्रूजिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। लेकिन वो आपको याद होगा कि नैन मुंगिया का बिल्कुल ही एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट जो कि उन्होंने वसीम अकरम जैसे बड़े बॉलर को खेला और यू कैन नॉट प्ले वसीम अकरम लाइक दिस, यू रियली कैन नॉट। वसीम अकरम आपको इस तरह नहीं खेलने देंगे। जब उन्होंने ये शॉट खेला और वो आउट हुए मेरे ख्याल में वहाँ से ही तकरीबन चीज़ें डिटर्मिन हो गई थी कि अभी शायद इंडिया की उस तरह स्मूथ सेलिंग नहीं होगी और फिर सारा के सारा प्रेशर जो था वो सचिन पे आ गया था। बिल्कुल सही कहा। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਨੈਨ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਮਿਡ ਆਫ ਤੇ ਮਿਡ ਔਨ ਸਰਕਲ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਬੈਟਰ ਸ਼ਾਟ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਵਾਸ ਐਟ ਦ ਪੀਕ ਆਫ ਹਿਸ ਪਾਵਰਸ। I think ਨੈਨ ਮੋਂਗੀਆ got carried away। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ given the circumstances fourth inning ਤੁਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, that was a very responsible shot।
ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ ਸ਼ਾਟ ਨਾਇਨ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਆਈ ਵੁਡ ਰੇਟ ਹਿਸ ਇਨਿੰग्स इवन मच बेटर। बहुत सकलेन मुश्ताक दी बॉल की ये 50 थी, वो 50 उन्होंने की है किस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। मतलब जो आजकल के जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ये जो 50 की थी एक हाई प्रेशर सिचुएशन, 4th इनिंग ऑफ ए टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पांचवें दिन की विकेट है, और उन्होंने वसीम अकरम द एवर ग्रेट बॉलर उनके खिलाफ वकार यूनुस जो कि अपनी पीक पे थे और बहुत ही तेज बॉलिंग कराते थे, और सकलैन मुश्ताक जो कि एक अपनी पीक पे थे और एक बिल्कुल मुनफरिद स्पिन बॉलिंग कराते थे, उनके खिलाफ एक हाई प्रेशर सिचुएशन में की थी। तो ये एक बड़ी एक शानदार इनिंग थी, बट उन्होंने उतनी बड़ी गलती की। एंड सचिन तेंदुलकर की शॉट के बारे में क्या कहते हैं, जब इंडिया के पास 17 स्कोर का मतलब एक मार्जिन था जीतने के लिए और 4 विकेटें रहती थी, ये कैसी शॉट खेली थी सचिन ने? सचिन आई डोंट थिंक ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਹਿਮ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਦ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰੁਦੀਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਥੋੜਾ पेन चा, पर वो पेन फिजिकल पेन नहीं सी, और डेफिनेटली मेंटल पेन। मैंने बाद में उनको सुना भी ये कहते हुए, वो कहते मैं खुद नहीं आ सका था और मैंने उसके बाद रात का खाना भी नहीं खाया था। एंड ही सेड कि आई कुड नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट कि मैंने वो गलत शॉट क्यों खेला। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਵਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਕਾਰ ਵਸੀਮ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 89 ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਚਿਨ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀ, 16 ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਨ ਦੇ ਪੀਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1989। ਪਰ ਫਰੋਮ 91 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ, ਇਵਨ 2003-4 ਤੱਕ, ਇਹ ਵਕਾਰ ਤੇ ਵਸੀਮ ਦੇ ਪੀਕ ਈਅਰ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਫॉर ਸਚਿਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਸਟ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਈਵਨ ਦੋ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੋਰਿੰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਫੈਨਸ ਇੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਇੱਕ ਰਨ ਚੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 270 ਰਨਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਵਿਨਿੰਗਸ ਰਨ ਮੇਰੇ ਬੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਈਵਨ ਸਚਿਨ ਵਰਗੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਮਿਸਡ ਆਊਟ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਿੰਗ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਪੇਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ he could have finished it and it would have been a different story altogether, but it wasn't meant to be. Exactly. और फिर एंड में भी तमाशा ठीक ठाक लगा जब ये आउट हो गए, और उसके बाद आखिरी जो 3 विकेटें थी वो भी एक इंटरेस्टिंग हमारे पास सिनेरियो क्रिएट होता है, और अल्टीमेटली सकलैन मुश्ताक ने एक ब्रिलियंट किस्म की बॉलिंग से, और आप देखते हैं कि वसीम अकरम की कैप्टनसी भी वहाँ पे आती है कि उन्होंने सारा प्रेशर खुद लिया, खुद बॉल कराते रह गए। मैं सोच रहा था सरदार साहब कि आजकल के कितने ऐसे कैप्टन होंगे फास्ट बॉलर्स जो इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में खुद सामने आएंगे और फेस करेंगे अपने हरीफ को, और वो आके खुद परफॉर्म करने की थोड़ी सी हिम्मत करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वसीम अकरम के अलावा कोई इस तरह का कैप्टन सामने आएगा और वो ये करेगा इस तरह के बड़े मैच में, क्योंकि इस तरह के बड़े मैच में आपका करियर भी खराब हो सकता है। बट ही टुक द चांस एंड ही वाज करेजियस इनफ कि ही केप्ट बॉलिंग अलोंग विद सकलैन मुश्ताक, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जो था वो बड़ा ही ड्रामाई अंदाज में जीता। और उसके बाद जो विक्ट्री लैप है, मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ताकि फिर हम अपनी इस वीडियो को खत्म करें। बिल्कुल, एक गल बस वसीम अकरम दी मैं ऐड करांगा। ही वाज आल्सो इन अ लॉट ऑफ पेन। उन्होंने भी दवाई खाधी सी सारा दिन ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਪ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ 1999, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੇਨਈ ਕਰਾਊਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੈਸਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ। ਐਜ਼ ਫੈਨਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਚੇਨਈ ਕਰਾਊਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ it goes back to what I said a few minutes ago ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜਕੱਲ ਬੋਰਡਰ ਗਵਾਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲੀ ਰੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ I think no doubt in my mind it would have been the best test series ever played ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ टैलेंट जबरदस्त असर भाई आपने बिल्कुल आपने सही कहा और दिस इज एक्सीलेंट एनालिसिस बाय प्रिंस सिंह संधू और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने ये सम अप किया और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का जो एक कंपटीशन होता है दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट और इट इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग राइवलरी और उससे क्रिकेट और स्पोर्ट्स जो है उसमें एक नई एनर्जी आ जाती है और उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है तो सदादी अब हम कंक्लूड करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सेकंड टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे क्या ख्याल है ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ YouTube ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ